हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में लास्ट वीडियो में बताया था। आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज का कॉन्सेप्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स यानी कि अंतिम वस्तुओं पर व्यय। ठीक है, देखिए जो फाइनल गुड्स हैं क्या होती हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी वो प्लीज़ लास्ट वीडियो को देख लीजिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स हैं बेटा उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए, या तो फाइनल गुड्स पे खर्चा कौन करेगा, या तो कंज्यूमर करेगा या प्रोड्यूसर करेगा। हमने पढ़ा था एक कंज्यूमर गुड्स होते हैं, एक प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स पे जो खर्चा होगा, उपभोक्ता वस्तुओं पर जो खर्च होगा वो कौन करेगा, कंज्यूमर करेगा। ठीक है, और प्रोड्यूसर गुड्स पे यानी कि उत्पादक वस्तुओं पे जो खर्चा होगा वो कौन करेगा, वो उत्पादक करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले दो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड यानी कि परिवार द्वारा अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय। ठीक है, जो कंज्यूमर हैं, जो हाउस होल्ड कंज्यूमर हैं, उनके द्वारा जो कंज्यूमर गुड्स पे खर्च किया जाता है उसको एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड्स बाय द हाउस होल्ड भी इंग्लिश में आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस खर्चे को एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स फाइनल कंज्यूमर गुड्स यानी कि अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर परिवार द्वारा जो व्यय होता है उसको क्या कहा जाता है। जैसे हमने कहा था कि जो कंजम्पशन के लिए बनी होती हैं गुड्स, फाइनल कंजम्पशन के लिए वो कंज्यूमर गुड्स हैं। तो ऐसे ही अगर हम इन कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा कर रहे हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा यानी कि उपभोग व्यय कहलाएगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग व्यय कहलाएगा। ठीक है, जो भी कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा किया जाएगा बाय द हाउस होल्ड उसको हम क्या बोलेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी कि उपभोग व्यय। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारा आता था कि एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। देखो फाइनल गुड्स को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया था ना, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। अब हम प्रोड्यूसर गुड्स की बात करें तो प्रोड्यूसर गुड्स पर प्रोड्यूसर के द्वारा जो खर्च होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा उसको बोलेंगे हम क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। हिंदी में क्या है कि उत्पादक वस्तुओं पर उत्पादकों द्वारा किया गया व्यय क्या कहलाता है, निवेश व्यय कहलाता है। क्या कहलाता है, निवेश व्यय कहलाता है। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन दोनों को जोड़ के एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब जो परिवार क्षेत्र द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय, वो तो जो फाइनल गुड्स है उनका एंड यूज हो जाता है हाउस होल्ड के पास आते ही, तो उसका तो फर्दर आगे कोई डिटेल होगी नहीं। ठीक है, लेकिन जो प्रोड्यूसर गुड्स होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया गया है किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा, वो जिन गुड्स के ऊपर प्रोड्यूसर गुड्स के ऊपर जिन उत्पादक वस्तुओं पर उस उत्पादकों ने व्यय किया है, खर्च किया है, वो आगे दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में यानी कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज होती हैं वो वस्तुएं। तो इसका मतलब आगे उसकी डिटेल होगी। तो देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेटा, जिसमें हम दो पार्ट बना लेते हैं। एक तो हम बोलते हैं कि जो फिक्स एसेट्स हैं या कैपिटल गुड्स हैं, मतलब जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं या पूंजीगत वस्तुएं हैं, उन पर जो व्यय किया गया है प्रोड्यूसर के द्वारा, उन पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है प्रोड्यूसर के द्वारा। ठीक है, और दूसरा जो हमारी इन्वेंट्री स्टॉक है, माल सूची स्टॉक है, ठीक है, उस पर प्रोड्यूसर के द्वारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है यानी खर्चा हुआ है। तो ये दो पार्ट बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि जो एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर्स ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और कैपिटल गुड्स, मतलब उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों या पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किया गया व्यय। मतलब जो प्रोड्यूसर गुड्स खरीद रहे हैं, ठीक है, और उन जो प्रोड्यूसर उन फिक्स एसेट्स को खरीदने में खर्चा कर रहे हैं। फिक्स एसेट मतलब मशीन हो गई, प्लांट हो गया, मशीन हो गई, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई। ठीक है, इस तरह की कोई भी एसेट जो बिजनेस में यूज करेंगे और उनको यूज करके आगे अपना प्रॉफिट कमाएंगे। इस तरह की यूज करने हैं जिन एसेट्स को, बेचना नहीं है, ध्यान रखना, बेचने वाली नहीं आती इसमें सिर्फ वो है जो आपने अपने पास खरीद के रखी है और उनका यूज करके आप आगे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, यूज करके, ठीक है, बेच के नहीं, ध्यान रखना है। ठीक है,
तो उत्पादकों द्वारा स्थिर परिसंपत्तियों या पूंजीगत वस्तुओं की खरीद पर किया गया, यानी कि एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स और कैपिटल गुड्स, यानी कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट्स पर अगर कोई एक्सपेंडिचर खर्चा किया जाता है किसके द्वारा, उत्पादकों के द्वारा, ठीक है। तो इस खर्चे को क्या कहा जाता है बेटा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या स्थिर निवेश भी कहा जाता है, ठीक है, या एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स भी कहते हो आप, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर एक तो फिक्स एसेट्स के ऊपर होगा, दूसरा स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक। अब ये इन्वेंट्री स्टॉक यानी माल सूची स्टॉक हिंदी में बोलेंगे, बट ये इन्वेंट्री स्टॉक क्या है, तो देखिए अभी मैंने क्या कहा, फिक्स एसेट्स कौन सी है, जो बिजनेस जो आपने यूज करनी है और उसको यूज करके आपने फ्यूचर में प्रॉफिट कमाना है या अर्निंग करनी है, लेकिन वो एसेट सिर्फ यूज होती हैं, जैसे मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, ये सब यूज होंगी, ठीक है, इनको बेचना नहीं है, रीसेल नहीं करना। बट ऐसी भी तो आपके पास चीज़ें होती हैं, गुड्स होती हैं या एसेट्स होती हैं जिनको आप खरीदते हो, लेकिन उनको खरीदने का पर्पज बेचना होता है, यानी कि रीसेल होता है, ठीक है। अगर आप बेचने के पर्पज से किसी चीज़ को खरीदते हो या फर्दर प्रोडक्शन में यूज करने के लिए किसी चीज़ को खरीदते हो, गुड्स को खरीदते हो, जैसे रॉ मटेरियल आपने खरीदा, आपने अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदा और उस रॉ मटेरियल को यूज करके आपने फिनिश गुड्स बनानी है, तो वो जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये हमारे, अगर जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, कोई वस्तुएं जो फिनिश गुड्स हैं यानी कि तैयार वस्तुएं हमारे पास, या सेमी फिनिश गुड्स हैं, अर्ध तैयार वस्तुएं, मतलब आधे अधूरे उसमें प्रोडक्शन प्रोसेस कंप्लीट है, आधा अभी बाकी है, तो वो अर्ध तैयार यानी कि सेमी फिनिश गुड्स कहलाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का आपके पास स्टॉक है, एक पर्टिकुलर डेट को स्टॉक बचा हुआ है, यानी कि जो माल, जो गुड्स जो आपके पास अनसोल्ड है एक पर्टिकुलर डेट को, एक पर्टिकुलर दिन पर, ठीक है, उस माल को, उस बिना बिके हुए माल को, उस अनसोल्ड गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक। इन्वेंट्री है, क्योंकि हम ये माल की बात कर रहे हैं तो माल को, गुड्स को इन्वेंट्री कहा जाता है, तो इसलिए इन्वेंट्री स्टॉक बोलते हैं या माल सूची स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, अगर इन माल सूची स्टॉक पे, उस इन्वेंट्री स्टॉक पे प्रोड्यूसर के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जाता है, तो उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं? उस एक्सपेंडिचर को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी माल सूची निवेश कहते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट या माल सूची निवेश, ये मैंने यहाँ से ऐसे एरो दे दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर फिक्स एसेट्स पर प्रोड्यूसर के द्वारा या कैपिटल गुड्स पर प्रोड्यूसर के द्वारा कोई खर्चा किया जाता है, तो उसको फिक्स्ड एक्सपेंडिचर या ऑन कैपिटल एसेट्स भी बोल सकते हैं या फिक्स एसेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और उसको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि स्थिर निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या स्थिर निवेश। दूसरा, अगर माल सूची स्टॉक पर यानी कि इन्वेंट्री स्टॉक पर अगर प्रोड्यूसर के द्वारा खर्च किया जाता है, यानी कि तैयार माल, अर्ध तैयार माल और कच्चे माल का स्टॉक पर जो व्यय है, जो खर्चा है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि माल सूची निवेश। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, देखिए यहाँ पे फिक्स इन्वेस्टमेंट स्थिर निवेश है, और जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी माल सूची निवेश है, इन दोनों को जोड़ के बेटा निवेश आ जाता है, टोटल निवेश आ जाता है, या क्या बोलते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाती है, या इसको हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि सकल निवेश भी कहते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि सकल निवेश। अब ये सकल और ग्रॉस जो है, इंग्लिश में ग्रॉस बोलेंगे, हिंदी में सकल बोलेंगे, तो ये ग्रॉस वर्ड क्या है, ठीक है, इसमें क्या, क्यों इसको ग्रॉस कहा जाता है, और ग्रॉस के बाद आता है फिर नेट। तो ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस और किस बात का डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आपने ये समझना है कि फिक्स इन्वेस्टमेंट यानी कि स्थिर निवेश और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यानी कि माल सूची निवेश, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो ये मेरे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाती है, यानी कि सकल निवेश यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाती है बाय द प्रोड्यूसर, ठीक है। तो आप इसको पहले नोट कीजिए। आइए, हमने पढ़ा कि जो फिक्स एसेट्स पर खर्चा होगा उसको फिक्स इन्वेस्टमेंट, और जो अनसोल्ड स्टॉक पर एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है, उसको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। और फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को जोड़ के आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या है? तो देखिए ज़रा, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी निर्माण भी बोलते हैं। इसका कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? तो कहते हैं इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी मतलब एक अर्थव्यवस्था की
जो पूंजीगत स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक। अब कैपिटल स्टॉक में एक बात ध्यान रखनी है आपने, जिसके अंदर फिक्स एसेट्स भी आती हैं और अनसोल्ड स्टॉक भी आता है। यानी कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दिया, फिक्स एसेट्स की वैल्यू बढ़ा दी, यानी फिक्स एसेट्स बढ़ गई, या अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई। ये दो चीज़ें अगर बढ़ जाती हैं तो इन दोनों चीज़ों की जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स और इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक है, इन दोनों को जोड़ के हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में कुल निवेश कहा जाता है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले देखना, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। यानी कि निवेश या पूंजी निर्माण से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था के पूंजीगत स्टॉक में वृद्धि से है। और पूंजीगत स्टॉक में क्या क्या शामिल करना है, यानी कि कैपिटल स्टॉक के अंदर कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि फिक्स एसेट्स को भी लिया जाता है और अनसोल्ड स्टॉक को भी। ये लास्ट मैंने अभी आपको जब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट बताए थे, उसमें आपने एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स और एक्सपेंडिचर ऑन अनसोल्ड स्टॉक पढ़ा था। समझ आई बात? तो इनको जोड़ के एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स और एक्सपेंडिचर ऑन अनसोल्ड स्टॉक, यानी कि इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट इन अनसोल्ड स्टॉक, इसको अगर जोड़ दें तो टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाती है। ठीक है, लेकिन ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट आती है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हिंदी में आप देख लीजिए इसको कि पूंजीगत स्टॉक को, कैपिटल स्टॉक को पूंजीगत स्टॉक कहते हैं। और पूंजीगत स्टॉक में स्थिर परिसंपत्ति यानी फिक्स एसेट्स और बिना बिका हुआ स्टॉक यानी कि अनसोल्ड स्टॉक जो है वो दोनों जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हमने कहा जी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस टोटल इन्वेस्टमेंट को दो प्रकार में, दो फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं। एक आती है आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक आती है आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, तो ये जो अभी आपने पढ़ा था पीछे, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा, एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स बाय द प्रोड्यूसर्स और एक्सपेंडिचर ऑन अनसोल्ड स्टॉक बाय द प्रोड्यूसर, उसको आप क्या बोल रहे थे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ही तो बोल रहे थे। ठीक है, तो देखिए जरा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी सकल निवेश क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर के दौरान फिक्स एसेट्स या अनसोल्ड स्टॉक पर जो भी खर्चा किया जाता है उसको बोला जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हिंदी में बोले तो एक लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों तथा बिना बिके हुए स्टॉक पर जो व्यय होता है उसको कहा जाता है सकल निवेश। ओके, इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं हम, एक और तरीका इसको बोलने का कि टोटल एडिशन मेड, यानी कि टोटल इंक्रीज टू कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। मतलब एक दिए गए पीरियड में अगर आप किसी इकोनॉमी की कैपिटल स्टॉक को बढ़ा रहे हैं या कितना बढ़ा रहे हैं, उसको कहा जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हिंदी में बोले तो अर्थव्यवस्था के पूंजीगत स्टॉक में एक दी गई अवधि में की गई कुल वृद्धि। मतलब एक टाइम पीरियड आपको गिवन है, उस टाइम पीरियड में जो भी पूंजीगत स्टॉक, कैपिटल स्टॉक है, उसमें कितना इंक्रीज किया आपने, कितना बढ़ाया उसको, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो उसको कहा जाता है उस अर्थव्यवस्था में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हुआ है। किसका? फिक्स एसेट्स का। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, देखो इसमें हमने कहा दो पार्ट बनते हैं, दो फॉर्म बन जाती हैं, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और फिर एक नेट इन्वेस्टमेंट। तो पहले आइए, ये नीचे का मैं बाद में समझाता हूं आपको, पहले आप इधर आइए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तो समझ लिया, अब नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो आएगा वो टोटल आएगा, यहाँ पे जो इंक्रीज होगा यानी कि जो आपने एडिशंस किए होंगे वो टोटल आता है। देखिए एक लेखा वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों तथा बिना बिके हुए स्टॉक पर कुल व्यय होता है, ये कुल व्यय टोटल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए एडिशन मेड इंक्रीज टू द कैपिटल स्टॉक, ये टोटल यहाँ लिखा ना टोटल। ठीक है, कुल, तो कुल वृद्धि टोटल आती है। ठीक है, और यहाँ पे नेट आती है, शुद्ध नेट। अब नेट कैसे, मतलब ये टोटल और नेट का क्या मतलब है, तो पहले आप पढ़िए। नेट इन्वेस्टमेंट में क्या है, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जो नेट इंक्रीज है, किसमें, इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक। किसी इकोनॉमी के अंदर जो कैपिटल स्टॉक है उसकी वैल्यू में जो नेट इंक्रीज हो रहा है एक गिवन टाइम पीरियड के ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड, उसको कहा जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अर्थात अर्थव्यवस्था के पूंजीगत स्टॉक में एक दी गई अवधि में की गई वास्तविक वृद्धि। यहाँ पे हमने बोला कुल और यहाँ पे बोला वास्तविक, यानी कि वास्तव में जो है, एक्चुअल में जो वृद्धि हुई है। तो आपने कहा जी ये जो कुल होता है, टोटल होता है, और ये जो वास्तविक यानी कि जो एक्चुअल होता है, ये क्या दोनों अलग होती हैं? हाँ जी, दोनों अलग होती है। कैसे? सुनिए,
जब आप फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो कोई भी फिक्स एसेट्स आप अगर लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है या टाइम लैप्स होता है उस फिक्स एसेट्स की, मान लीजिए कोई मशीन है, कोई मशीन हमने 1 साल पहले ली, जैसे जैसे टाइम बीता हमने उस मशीन का यूज़ किया और टाइम बीतते बीतते यूज़ करते करते उस एसेट्स की 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, हर साल यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू, मशीन की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, समझ आ रही बात? तो जो वैल्यू कम होती है, क्यों होती है? क्योंकि हम उसको यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो मशीन पुरानी हो रही है, क्योंकि उस मशीन में छोटे मोटे स्क्रैच या टूट फूट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो टूट फूट यूज़ होने के कारण, टूट फूट होने के कारण, पुरानी होने के कारण उस फिक्स एसेट्स की, उस मशीन की वैल्यू कम हो जाती है, इसको बोलते हैं मूल्यह्रास या डेप्रीशिएशन। ठीक है, मूल्यह्रास या डेप्रीशिएशन, आप इसको घिसावट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेप्रीशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है इसको, अचल पूंजी का उपभोग। ठीक है, पुनर्स्थापन, स्थिर परिसंपत्तियों की पुनर्स्थापन लागत, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स भी कहा जाता है इसको, डेप्रीशिएशन। तो ध्यान रखना है, क्योंकि फिक्स एसेट्स की वैल्यू में टाइम बीतने के साथ साथ कमी आती है, और वो कमी अगर आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करो तो वो जो डेप्रीशिएशन है, जो वैल्यू में कमी आ रही है, उसको अगर आप इन्वेस्टमेंट में ऐड रखते हैं, जुड़ा हुआ रखते हैं, तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। और अगर वो जो डेप्रीशिएशन है, जो वैल्यू फिक्स एसेट्स की वैल्यू में कमी हो रही है, उसको अगर आप घटा देते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर उसको घटा देते हैं, तो जो निकल के आएगा उसको नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी कि शुद्ध कहते हैं, शुद्ध निवेश बोलते हैं। ठीक है, तो शुद्ध और सकल यानी कि नेट और ग्रॉस में किसका डिफरेंस होता है? हमेशा डेप्रीशिएशन का होता है, हमेशा डेप्रीशिएशन का अंतर होता है। ठीक है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, देखिए यहाँ नीचे लिखा है नेट इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि डेप्रीशिएशन, यानी कि जो डेप्रीशिएशन है वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में शामिल होता है, जुड़ा हुआ होता है। लेकिन अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इस डेप्रीशिएशन को हटा दूं, यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट्स को अगर माइनस कर दूं, तो फिर वो नेट इन्वेस्टमेंट यानी कि शुद्ध निवेश आ जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रीशिएशन, शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, आगे बात समझ। लेकिन आप ये बोलोगे सर डेप्रीशिएशन आपने बता तो दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये डेप्रीशिएशन अभी मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद जस्ट बाद डेप्रीशिएशन का ही वीडियो होगा। देखो मैं चैन बनाते हुए चलता हूँ चैप्टर की। पहले आपको गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, वहाँ से आपके पास क्या निकल के आया था, फाइनल गुड्स का एक्सपेंडिचर निकल गया है। फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट निकल के आई, इन्वेस्टमेंट मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। अब यहाँ से निकल के आता है डेप्रीशिएशन। तो ये जो डेप्रीशिएशन है, डेप्रीशिएशन का आगे टॉपिक चलेंगे, फिर डेप्रीशिएशन से कुछ और बनेगी चेन, तो फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हमेशा डेप्रीशिएशन ऐड होता है, और नेट इन्वेस्टमेंट में हमेशा डेप्रीशिएशन, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रीशिएशन माइनस करके हमेशा क्या आता है, नेट इन्वेस्टमेंट, शुद्ध निवेश आती है। ठीक है, तो लीजिए इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही करेंगे, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डेप्रीशिएशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।